ये इनके इनके सबके यहाँ पिस्सू पड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, या और इंडिया वाले डिप्लोमेटी में हैं। वो यूरोप के साथ भी कांटेक्ट रखते हैं, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो यूएस वगैरह उसके साथ भी, और उधर रशिया के साथ भी रखा हुआ उन्होंने काम। देखिए जी, पाकिस्तान को निकाला जा रहा है उनकी करतूतों के ऊपर। एक, मैंने सारे पाकिस्तान को मैं नहीं बोलूंगा कि सारे गलत होते जी हैं, जी लेकिन एक मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो जहां जाते हैं जूते खा के वापस आते हैं। उसमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर पे पाकिस्तानी आते। ग्रीस में उन्होंने यही काम किया, टर्की में यही काम किया, यहाँ भी यूरोप में भी उनका यही हाल है। तो ये उनकी करतूतें हैं। वो उस कंट्री में जाके उस कंट्री का कल्चर, उसका रिलीजन, उसकी उनके लोगों का रहना सहना उसको एक्सेप्ट करने की बजाय और नॉनसेंस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट। मोदी साहब के इस लास्ट 9 इयर्स जो थे, उसमें जो तरक्की मुल्क की हुई है वो चाइना ने 30 साल में की है। चाइना हमसे बहुत आगे, मैं मानता हूँ ना। उन्होंने तो 88 में स्टार्ट कर दिया था बिल्ड करना, और उनके वो कहते भी है चाइनीज आर थिंकिंग बिग। लेकिन जो मोदी साहब है ना, इज थिंकिंग बिगर। तो ये भी इंडिया वर्ल्ड को अभी समझ में आ गया है ना। ठीक है, वो इन्होंने स्लोगन बोला है कि 2030-45 में इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। अगर ये स्पीड रही तो ये 35 में 10 साल पहले बन जाए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जर्मनी से डॉक्टर प्रदीप पवार जी। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और साइंटिस्ट हैं। इंडिया की जो मेक इन इंडिया की कामयाबी है उसके पीछे इनका बहुत हाथ है। जर्मनी की जो इस वक्त तरक्की है उसमें भी इनका बहुत ही अहम रोल है। आपको मैं सर अपने शो में वेलकम कहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार मेफा भाई, अच्छा लगा आपके साथ बात करने में। और इतनी तारीफें मत आप मुझे की है कि जी डॉक्टर साहब, आप मैं तारीफ के काबिल हैं। आप नहीं तारीफ के नहीं। काबिल हैं। अगर आप इंडिया को आपने सर्व किया है, इंडिया की आपने खिदमत की है, इंडिया को आगे बढ़ाया है, उसके साथ साथ जर्मनी की को अभी भी आप सर्व कर रहे हैं, तो आपकी तारीफ बनती है कि आपने अपने मुल्क चलिए, का नाम रोशन किया वहां पर। हाँ चलिए मान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, ऐसे ही मोदी जी जो है वो तो बड़े बड़े पैमाने पर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी उनकी इज्जत भी अभी मैंने देख रहा था कि उनको ग्रीस के अंदर भी अवार्ड दिया गया है। तो ये 9 साल के अंदर उनका 15वां अवार्ड है इस तरह का जो इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिला है। तो कैसे देख रहे हैं कि उनका किस तरीके से ग्रीस के अंदर इस्तकबाल किया और इंडिया को क्या हासिल होगा मोदी जी के इस ग्रीस के दौरे में? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाऊंगा, क्योंकि जो लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिसने विजिट किया था वो 83 था। उसके बाद जो अब आज का जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ग्रीस का, वो 2019 में इंडिया। उसके बाद इनकी बहुत इंटेंसिव डिस्कशन चलते रहे। इंडिया ने भी डिसाइड नहीं किया था कि क्या मैं ग्रीस का कोई पार्ट अदा करें। और लेकिन जब यहाँ पर बैर कराबाख में अर्मेनिया और कि वो एक जो एक जहाँ पर इनक्लेव है जिसमें बहुत सारे क्रिश्चियन रहते हैं, उसमें जब जी अटैक हुआ तो टर्की ने अजरबैजान की हेल्प की। तब उस समय इन कंट्रीज ने अपना जो इंटरेस्ट दिखाया इंडिया की तरह, और इंडिया वालों ने भी सोचा कि अगर हमें इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कुछ बनना है तो ये कंट्री जो है, एक तो ये लो कॉस्ट कंट्री है यूरोप के, और यहाँ पर बिजनेस करने में फायदा भी है, और यहाँ पर अपना अपना इन्वेस्टमेंट करने का भी इंडिया वालों को फायदा। और इन लोगों ने इन कंट्रीज ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, और इसमें मोदी साहब का ये विजिट जो था ये बहुत महीनों से या सालों से ड्यू था। 2019 के बाद पेंडेमिक, और फिर इंडिया खुद इन्वॉल्व था, अभी G20 में था, अब ब्रिक्स में चले गए। और ये सब में मोदी साहब काफी बिजी थे। तो ये इनविटेशन जो अब इन्होंने लिया है, इसके इंडिया को और ग्रीस को बहुत फायदे होंगे। एक तो आपने पहले से बोल दिया कि
उनकी जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीने, उन्होंने मोदी साहब को सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। ये जो अवार्ड है ये सिविल नहीं है, ये मिलिट्री के भी अचीवमेंट को दिया जाता है। तो ये एक मोदी साहब के पगड़ी में एक और सितारा लग गया। तो उनकी पॉपुलैरिटी यूरोप में आप देखे रहो, मैक्रोन के बाद यहाँ, और इटली की प्राइम मिनिस्टर उसको कितनी वो कर रही है, प्रेज कर रही है। बाइडेन सिग्नेचर मांग रहा है। तो ये एक वर्ल्ड लीडर का जो स्टेटस है, कॉस्मेटिक लीडर का जो स्टेटस है, ये मोदी साहब ने हासिल कर लिया है और इनकी बात सुनी जाती है। अब आप ब्रिक्स का छोटा सा मैं आपको, बहुत लोगों ने इसके ऊपर हजारों वीडियो किए होंगे। ब्रिक्स में चाइना और रशिया मिलके बहुत सारे कंट्रीज को उसके अंदर ला रहे थे, ब्रिक्स के अंदर, कि इसको इंडिया ब्राजील ने मिलकर, और साउथ अफ्रीका एज ए गेस्ट जो था, होस्ट था, वो थोड़ा सा डामाडोल था, लेकिन वो बात मान गया मोदी साहब की कि हम लोगों ने इस बार सिर्फ ये 5 या 6 कंट्रीज को इंक्लूड करना। उसका भी लंबा प्रोसेस होगा, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होंगी। तो चाइना को नीचा देखना ही पड़ा, और उनको मालूम था कि चाइना का इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल है, इनको कर्जा देगा और बाद में ब्रिक्स में अपना अपना झंडा गाड़ने की ट्राई करेगा। तो उन्होंने उन्हीं कंट्रीज को लिया जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है। ये मोदी साहब ने अपनी भाषण में भी बोला कि भारत के इन कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, तो जिनके साथ रिलेशन अच्छे थे उन्हीं को इन्होंने इंक्लूड किया। तो आप ये मान सकते हैं कि ब्रिक्स के उस प्लेटफॉर्म पे भी मोदी साहब ने अपना झंडा गाड़ा, और ये लोग देखते हैं यहाँ पर, उनको पता है कि, है ना। और दूसरी तरफ से जो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम कब तक ये G7 कंट्रीज के अंडर काम करें, तो उनका एजेंडा इनसे बड़ा, ये इनके इनके सबके यहाँ पिस्सू पड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, या। और इंडिया वाले डिप्लोमेटी में वो यूरोप के साथ भी कांटेक्ट रखते हैं, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो यूएस वगैरह उसके साथ भी, और उधर रशिया के साथ भी रखा हुआ उन्होंने काम। अब आप रशिया की मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। S-400 का सब ने पता नहीं कितने रीड मार दी। आज की न्यूज जो रशियन फेडरेशन की है, उन्होंने आज डिक्लेयर किया है, सॉरी कल दोपहर को डिक्लेयर किया है कि जो बाकी की 5 बैटरीज है ना, 5 रेजिमेंट्स हैं, उसमें से 2 डिलीवर की हैं। और अभी तक अमेरिका, वेस्टर्न के किसी कंट्री को नहीं पता लगे कि वो स्टेशन कहाँ हुई है। इतना पता लगा है कि वो नॉर्थ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनको स्टेशन किया गया है, ताकि वो चाइना और पाकिस्तान को डिफेंस कर सके। अभी जो बाकी 3 वो है रेजिमेंट्स, वो 24 को डिलीवर हो जाएंगे। और उसमें उन्होंने इजाफा ये कर दिया है कि वो जो रडार सिस्टम है, उसको 91N63 बोलते हैं, उसका रेशो बढ़ा दिया, वो 600 किलोमीटर तक चला। तो आप देख सकते हो कि इन उसी यानी ट्रेड के अंदर, उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और वो वेस्टर्न्स को दे रहा है। तो ये देखते हुए ये कंट्रीज जो है, जैसे ग्रीस है, स्पेन है, पोर्चुगाल है, आर्मेनियन है, सर्बियन, रोमेन, ये सब एक तरीके से लो कॉस्ट कंट्री है। इनमें काम करने वाले लोग बहुत हैं और काम बहुत कम है। और ग्रीस का जो जो मेन एजेंडा है वो इंडिया को बड़े काम आएगा। वो एक तो मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर इंडिया के साथ इन्वेस्ट करेंगे। ग्रीस का एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिस्टम, तो इंडिया अभी उसमें इतना डेवलप नहीं है। वो इनके तो चांदी लग जाएगी वो सारा। और दूसरा, जो यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट है पिरेउस, उसमें इंडिया को एक्सेस मिल जाएगी, और उसमें सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, मिलिट्री के लिए भी। और आपको पता होगा कि इसका जियोपॉलिटिकल जो असर है वो टर्की को की तरफ उन्होंने इशारा किया है। ग्रीस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टर्की। हाँ, उसको उसका डर ही रहता है, क्योंकि टर्की की आर्मी ग्रीस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इनकी तो टोटल आर्मी की नफरी जो है 140,000 के करीब है। ठीक है, इन्होंने नाटो के कुछ जो क्रेटा वगैरह में प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं,
जो इनको ये डिफेंस भी करते हैं, लेकिन वो टर्की भी नाटो पार्टनर है, तो नाटो वाले नाटो के साथ तो लड़ेंगे नहीं। तो ग्रीस को एक अल्टरनेटिव कंट्री चाहिए, वो है इंडिया। और उसको मालूम है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी डिफेंस की बड़ी अच्छी है, ब्राह्मोस है, आकाश है, यू नेम एनीथिंग ना, और वो इनको डिलीवर कर सकते हैं। अगर इनका मैरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, उसमें उसमें इनकी एडजस्टमेंट होती है, और उसके बाद डिफेंस में एडजस्टमेंट होती है, तो ये दोनों कंट्री इस फील्ड में बहुत स्ट्रांग काम कर सकते हैं। और तीसरा, उनको इंडिया ग्रीस वाली जो टूरिस्ट मिनिस्ट्री है, उसने मोदी साहब के एक दिन पहले एक अपने जो उनका न्यूज चैनल है उसमें बोला कि 40 मिलियन लोग इंडिया वाले यूरोप में घूमने आते हैं, 40 मिलियन। तो वो कहते हैं कि इसमें से 10 मिलियन अगर ग्रीस में आ जाए तो हमारी तो चांदी है। और दे आर ऑल गुड पे करने वाले लोग हैं, तो वो कोई लोअर क्लास मिडिल क्लास वाले टूरिस्ट नहीं है जो वो रुकसैक पहना आ गए, ये तो 5 स्टार होटल में रहने वाले हैं। तो उनको उसमें भी नजर आ रहा है, उसमें भी खुश आ रहा है, खुशबू आ रही है कि यहाँ कुछ चलेगा। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में मैं थोड़ा सा इस चीज को देखता हूँ कि ट्रेड हाँ, इन्वेस्टमेंट कौन, ग्रीस तो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आज से कुछ साल पहले बैंक करप्ट हो गए थे, उनको तो यूरोपियन यूनियन ने संभाला है, तो वो धीरे धीरे उनका जो काम चल रहा है, तो दे आर लुकिंग फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट। और उसमें मैंने आज के एक चैनल में बोला था कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो वहां पर अपने हब बना सकती है। अब आप देखिए, महिंद्रा टाटा इतनी बढ़िया गाड़ियां बनाते हैं, और टाटा की एक गाड़ी है, उसका नाम पता नहीं क्या है, वो इलेक्ट्रिक भी है। महिंद्रा की एक जीप है थार, पता नहीं इंडिया वाले क्यों अभी इनके साथ आए, तो बहुत सारे लोग हैं, अगर इनके साथ एमओयू साइन हो गए तो बहुत सारे बिजनेस जो है रास्ते उसकी दरवाजे, स्टेब्लिश नए दरवाजे इन्वेस्ट, खुलेंगे। नए दरवाजे खुलेंगे, और इंडिया को हाफन की असेसमेंट मिलेगी, तो अपना माल वहां से उठा सकते हैं, वहां से ले जा सकते हैं। और अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां महिंद्रा टाटा, इनको वहां पर अगर जॉब ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी, तो ये अपना माल यूरोप में भी बेच सकते हैं। अभी तक तो ना टाटा और ना महिंद्रा की एक गाड़ी यहाँ बिकती है, इनके पास नेटवर्क ही नहीं इन्होंने बनाया आज तक। जो आदमी डेली सड़क के ऊपर कोई देखे मेक इन इंडिया, ये कहाँ से आई है जीप, ये कहाँ से गाड़ी है, तो आपकी इमेज बढ़ जाती है। तो मैं इनको ये सलाह देता हूँ इंडियन कमर्शियल मिनिस्ट्री को, कि आप अपना यहाँ पर ट्रेड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट में, जो इंडिया से माल है जो ए क्लास है, उसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ कीजिए, है ना। उससे जी। अभी अभी आप देखिए, युंडाई किया, इसको जानता नहीं था किसी को, उनको कितने साल लगे यहाँ पर एस्टेब्लिश होने में। आज सड़कों पे आप युंडाई किया देखते हैं, टोयोटा तो खैर पहले आ चुकी थी। तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट को, गाड़ी को लेके आपको बोल रहा हूँ, इसमें इन लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा काम जो इनको होगा, जो टर्की इतना इंडिया के खिलाफ बोलता था, कभी कश्मीर का मामला, कभी किसका, वो आज उनकी प्रेस मरी पड़ी है। मैं सारी की सारी टर्किश आज जो जो नेशनल न्यूज उनकी देखने वाली है, कहीं पर भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान का नाम नहीं आता ना, ये तो वो तो सारा दिन बोलते हैं ना। इनको भी इसने जी। आज चुप करा दिया कि अगर तुम वहां बोलोगे तो मैं भी यहाँ बोलूंगा। और बिल्कुल। इंडिया को, इसी प्रोग्राम पे मैंने मजर साहब एक पॉइंट और, मैंने आज यही बोला था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें इंडिया वालों को यहाँ पर होने वाले जो मिनोरिटी के ऊपर टर्की जुल्म करता है उसको हाईलाइट कर। यहाँ खर्द है, अलवीटन है, वो कश्मीर का सुन लेते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल पे कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट एग्जैक्टली हाउ अ कंट्री हैज टू एक्ट। और यही यही मैंने बोला था कि जो अमेरिका में न्यूज़पेपर था, जिसमें वो एक आदमी पगड़ी पहन के गाय लेकर दरवाजे के सामने खड़ा है, और अंदर लोग वाइन पी रहे हैं, और कह रहे हैं कि दे आर नॉकिंग एट द डोर ऑफ इलाइट क्लब। तो मैं इंडिया के लोगों को भी आपके थ्रू भी चैनल में कहना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट नहीं बोल सकती तो हम लोगों को इन चैनल जिस न्यूज आते हैं उस पे भरपूर सोशल मीडिया में इनके जूते लगाने चाहिए, इनके पीछे पछवाड़े पे लात मारनी चाहिए। अगर 10-15 मिलियन इंडियन भी ये काम करेंगे तो ये दोबारा ऐसे आर्टिकल नहीं छापे। नहीं करेंगे, जी। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि मोदी जी को बहुत वार्म वेलकम किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे उनको अवार्ड भी दिया गया, सिविल और मिलिट्री अवार्ड जो है। नए आपने बोला कि ग्रीस के साथ जो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात पहले से भी हैं। और सर, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड भी चला था वहाँ पर, गेट आउट पाकिस्तानीज, और पाकिस्तानियों को आगे से उन्होंने वीजा देने से भी इनकार कर दिया, कुछ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट भी किया। तो इसकी क्या रीजन है कि इंडियंस जो हैं उनको वो वेलकम कह रहे हैं कि जी हमारे पास इंडियन आए, जैसे आपने बोला कि वो कह रहे हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया के आए, पाकिस्तानी को क्यों निकाल रहे हैं वहां से वो? देखिए जी, पाकिस्तान को निकाला जा रहा है उनकी करतूतों के ऊपर। एक, यानी सारे पाकिस्तान को मैं नहीं बोलूंगा कि सारे गलत होते जी हैं, जी। लेकिन एक मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो जहां जाते हैं जूते खा के वापस आते हैं। उसमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर पे पाकिस्तानी आते हैं। ग्रीस में उन्होंने यही काम किया, टर्की में यही काम किया, यहाँ भी यूरोप में भी उनका यही हाल है। तो ये उनकी करतूतें हैं। वो उस कंट्री में जाके उस कंट्री का कल्चर, उसका रिलीजन, उसकी उनके लोगों का रहना सहना उसको एक्सेप्ट करने की बजाय और नॉनसेंस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट, कुछ हद तक ये टॉलरेट करते हैं। क्योंकि इनके पास भी ऐसे लोग हैं जो शरारत करने वाले, चोरियां करने वाले, डाके मारने, वो सब जगह मिलेंगे आपको। वो इंडिया में कम नहीं है, वो अमेरिका में कम नहीं है, सब जगह है। लेकिन जब आप इनके कल्चर पर, इनकी औरतों के ऊपर और उन चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाओगे जिससे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इनकी सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट होता है, तो वो आपके साथ ये ही सलूक करेंगे कि इनको निकालो यहाँ से। और डिपोटेशन की तो बात अलग से रही। इन लोगों ने जो लीगल भी पाकिस्तान से आना चाहते हैं उनके वीजे बंद कर दिए। उनको हमने वीजा नहीं देना, चलो खत्म हो। अब हो सकता है मैं उस लड़की को या उस लड़के की, मुझे तरस आ रहा है जिसने ग्रीस में लीगल शादी की हुई है, और वो लड़की कह रही है कि मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलाना है। वो कहते नहीं, बहुत तुझे प्यारा तो वहां चली जा। तो ये और इंडिया वाले जो हैं मोस्टली, यानी मैं आपको यानी ये नहीं कह सकता कि मैं अपना हाथ पानी, गर्म पानी में डाल के सच नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया के लोग भी हैं जो थोड़ा बहुत इन मामलों में आते हैं, लेकिन उनकी संख्या, उनकी नंबर नंबर इतना कम है कि वो ना किसी न्यूज में आते हैं। उसके ऊपर भी वहाँ की जो राइट स्टेट है वो एक्शन लेती है, उनको सजा दी जाती है। और लेकिन उसकी नफरी इतनी कम है कि दैट इज जस्ट लाइक ए सॉल्ट इन ए सूप ना। कोई यानी उसको उनको उनको उस पे गौर नहीं करता। और सड़क पे आप अगर एज ए इंडियन चले जाओ और वो आपसे, आप क्रेटा चले जाओ, प्रियोस चले जाओ, एथन में चले जाओ, एथेंस में, तो आप किसी को बोलो, वो खुद ही पूछ लेते हैं, हाँ हिंदी, ओह वेरी गुड। तो आपसे बात करना उनको, वो एक्टरों के नाम बड़े पता है। वो जो मुझे मिथुन चक्रवर्ती, मैंने कहा भैया उसको तो कोई देखता नहीं है, ओ माय हीरो ना। तो तो ये लोगों का बिहेवियर है। तो वो गाने भी सुनते हैं। और एक बात और वजह साहब, फिर मैं अपना पॉइंट बंद करूंगा। जो इनकी डिवाइडेड सिटी है टर्की और उसके अंदर ना, उसमें जो पहली यूएन फोर्स थी वो इंडियन थी, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो हर सैटरडे फ्राइडे को हिंदी फिल्में लगाते थे, और वो स्क्रीन ऐसे लगाते थे कि जो टर्किश लोग और जो ग्रीक के लोग थे वो दोनों बैठ के देख सकते थे। तो उन दोनों की कम्युनिकेशन इंडिया वालों ने स्टार्ट की थी, और ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इसको भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जो मोदी साहब को सुनने में मिला ना। और मोदी साहब की इमेज है, वो कहते हैं चाय वाला कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और वो एक अपने मुल्क के लिए कितना डेडिकेटेड है। वो आदमी थकता नहीं है। अभी वहाँ ब्रिक्स में था, सुबह उठ के यहाँ पहुंच गए, कोई वासी नहीं आ रही, आराम से बैठा हुआ है, और चेहरे पे वही फ्रेश है। मैं तो कहता हूँ मोदी साहब से मैं जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा पूछूंगा, ये आप खाते क्या हो। मैं तो 5 घंटे बोलने के बाद मेरी बस हो जाती है, आंखें बंद करने को दिल करता है। वो आदमी भाग रहा जी है, सलूट ले रहा है, दे रहा है, डायस्पोरा से मिल रहा है, ढोल बजा रहे हैं उसके सामने ना, मस्ती कर रहा है पूरी ना। पता नहीं क्या इंसान इसको। मैं कहता हूँ ये तो कोई छोटा सा मसीहा ही है जो धरती पे उतरा है इंडिया की। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माजरा चाहता हूँ, मैंने आपको मुबारकबाद नहीं दी है। तो पहले तो चंद्रयान 3 की कामयाबी से लैंडिंग के ऊपर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद हो। आप वो मैं मुबारकबाद नहीं दे सका, तो आपको मुबारकबाद कबूल हो।
थैंक यू मजर साहब। ये मुबारकबाद जो है पूरे अपने साउथ एशिया को है, ये सब कॉन्टिनेंट इंडियन वालों को है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पड़ोसी मुल्क के दोस्त जो लोग हैं वो भी इसको अपनी खुशी मानते हैं। और यही एक भाईचारा है, यही हम लोगों को आपस में मिलाएगा जब हम पीपल टू पीपल रिलेशनशिप अच्छे करेंगे। और ये कामयाबी जो है, आपने शायद मोदी साहब को सुना होगा, उन्होंने जी अपने लेक्चर में बड़ा अच्छा बोला। उसके पीछे भी एक राज है। वो आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। जब 69 में अपोलो 11 लैंड हुआ था, तो अमेरिका वालों ने अपनी टेक्नोलॉजी को किसी के साथ शेयर नहीं किया, उन्होंने उसको अपने पास ही रखा। चाइना को भी ये प्रॉब्लम हुई। उन्होंने एक काम किया कि जितने भी चाइना के साइंटिस्ट थे वर्ल्ड में, उन सबको अच्छी इनकम दे के बुलाया, और उन्होंने एक थोड़ी कॉपी भी की, और एक अपना जो मिशन उन्होंने तैयार किया। इंडिया वालों ने मेक इन इंडिया के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम अपने ही इंजीनियर से, अपने ही साइंटिस्ट थे, अपने मेटल साइंटिस्ट से। तो आप जितने भी लोग थे उन्होंने उसको, क्योंकि उनके पास कोई नासा की तरफ से कोई किसी तरह की कोई हेल्प नहीं थी, तो जो उन्होंने बनाया अपने ही दिमाग से, अपनी कैलकुलेशन। आप अंदाजा कीजिए कि कितने 100 लोगों ने मिलकर जो 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 डिफेक्ट एनालिसिस है, FMEA, वो कितनी डिटेल में किया होगा ना, कि ऐसा करने से ये डिफेक्ट होगा, ऐसा करने से ये डिफेक्ट होगा, इसका मेजरमेंट क्या है, इसको करो। कितनी बार तो उन्होंने वो जो 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 लूनर था उसका स्टेशन कितनी कितनी हाइट से फेंक के देखा कि उसमें कौन से डिफेक्ट आ रहे हैं, उसको इम्प्रूव करते रहे। तो ये मोदी साहब ने बोला है कि हम लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है, हम वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे। ये पूरी दुनिया के टेक्निकल जो अपने आप को माहिर समझते हैं उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया उसने एक ही सेंटेंस के अंदर। और बिल्कुल, ये मैं मालूम है। यही यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि यूरोप के मुंह पर थप्पड़ लगा है, तो यूरोप बिल्कुल। अपने मुंह पर कैसे देख रहा है निशान को जो लगा हुआ है उसके काफी लाल हो चुका है मुंह उनका अभी। मुंह इनका जो 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 जहां मैं बैठा हूँ जर्मनी में, इसको डाजा बोलते हैं, डॉयचे एरोस्पेस। इनके लोग जो है वो कॉपरेशन के लिए भाग रहे हैं। और जो ऐसा है, जो यूरोपियन सिस्टम है जिसमें कोरियो में ये अपने रॉकेट छोड़ते हैं, है तो वो काफी फ्रेंच के अंडर काम करते हैं। उन उन लोगों ने तो पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि हम लोग ये जो जो एरोस्पेस का कॉपरेशन इंडिया के साथ करेंगे। और आप देखिए, सबसे सस्ता सैटेलाइट इन्होंने तैयार किया है ना, और उसको लेके वहां पहुंचे हैं, और बाकी ने तो इससे 2 गुना खर्चे किए हैं। तो उन्हें मालूम है कि ये इंडिया वाले कॉस्ट रिडक्शन करना आता है, ये बढ़िया थिंकिंग भी है ना हम लोगों की। तो जी इसको कैसे इसकी कॉस्ट करनी है ताकि हम कंपिटिटिव रहें और हमें बिजनेस मिले। और आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इस स्पेस जो प्राइवेटेशन जो इसकी अभी हुई है, उसमें इनको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ये एक ब्रेन ड्रेन और एक हाई टेक वाली जो जॉब्स हैं उसके लिए इंडिया ने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। और ये वर्ल्ड की बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ये सिस्टम है ही नहीं है, दे विल ऑल्सो ज्वाइन हैंड टुगेदर विद इंडिया टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और फिर उसमें अपना उन्होंने काम भी करना। चलो हमारी सैटेलाइट है, आपको शायद पता लगा हो कि इंडिया वाले कारगिल वॉर के बाद अमेरिका से दुख तंग हो गए थे, तो अपना ही जी GPR सिस्टम जो है उसको वो इतना बूस्ट कर देंगे कि इंडिया को आने वाले 2-3 सालों में अमेरिका के GPR की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भी वो स्टार्ट हो गया है। तो इतनी दिल्ली अब दूर नहीं है इंडिया के लिए। सही। जी तो तो आप आगे फिर देख रहे हैं कि जी अच्छा मैं आपसे ये पूछूंगा कि कहते हैं कि जी इतनी कम कॉस्ट थी ये जो हमारा चंद्रयान 3 का कि हॉलीवुड की जो मूवी है उसका बजट ज्यादा है और ये चंद्रयान 3 का बजट कम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पता नहीं किसने कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि टॉम क्रूज अपनी फिल्म, एक फिल्म का नहीं, टॉम क्रूज का नहीं, डैनियल क्रेग ने जब वो जी लास्ट जेम्स बॉन्ड बनाई है, तो उसने 90 मिलियन यूरोस जो था एक फिल्म का लिया था। हम्म, तो इंडिया ने अचीवमेंट किया है, वो डैनियल क्रेग से भी 30 लाख 30 मिलियन कम की बना के दुनिया को दिखा दिया कि हम कुछ कर सकते हैं। हम्म, तो ये तो खासियत है। वजह साहब, जी एक मैं छोटा सा पॉइंट और आपको बोलना चाहूंगा। आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लास्ट मंथ ग्रीस और इंडिया की मरीन्स ने क्रेटा में ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी।
ये शायद बहुत लोगों को कम पता है कि इंडिया ने तो इसको यहाँ शो भी किया था, और ये पिरेउस के पास ही इनका ज्वाइंट सेशन चला था। और अब जो सितंबर में जो होने वाला है वो भी आज मैं आपको अपने आपके चैनल पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये ग्रीस की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडिया में ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगी। वाह। ठीक है, तो कहाँ इंडिया कहाँ तो ये आदमी, कहाँ कहाँ पहुंच गया इंडिया? बिल्कुल ये जी मोदी साहब जो है ना, उन्होंने इस मुल्क में पैदा होके यहाँ की जो इन्होंने इमेज बनाई है। आप अब ग्रीस के लोगों में, इंडियन लोग जो ग्रीस में रहते हैं इतने सालों से, अगर उनसे आप पूछो तो वो खुद बोलते, मैं यहाँ खुद बोलता हूँ, मैं जबकि मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है, और जब मैं किसी माथे पे तो मेरे लिखा हुआ नहीं कि मैं जर्मन हूँ, तो मुझे कभी पूछ लेते हैं, कभी ट्रेन में बैठा हूँ या जहाज में, तो यू कम फ्रॉम, तो मैं तो इंडिया से हूँ। ओ यार, मैं गया था, मैं आगरा गया था, मैं वो अपनी कहानी सुनाते, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ कि ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ये बोलेगा, लेकिन नेगेटिव कोई नहीं बोलता। खाने के ऊपर पॉजिटिव ही इतना, बोलते हैं। अरे क्या खाने को मिलता है भैया, मैंने ये खाया, मैंने रसगुल्ला खाया, मैंने ये, तो मैं उनकी बातें सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ जाता, लेकिन क्या करें, इतनी जल्दी जा नहीं सकते। तो मैं अब सोचेंगे मैं पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तारीफें कर रहा हूँ। मोदी साहब के इस लास्ट 9 इयर्स जो थे, उसमें जो तरक्की मुल्क की हुई है, वो चाइना ने 30 साल में की है। चाइना हमसे बहुत आगे, मैं मानता हूँ ना, उन्होंने तो 88 में स्टार्ट कर दिया था बिल्ड करना, और उनके वो कहते भी है चाइनीज आर थिंकिंग बिग, लेकिन जो मोदी साहब है ना, इज थिंकिंग बिगर। तो ये भी इंडिया वर्ल्ड को अभी समझ में आ गया है ना। ठीक है, वो इन्होंने स्लोगन बोला है कि 2030-45 में इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। अगर यही स्पीड रही तो ये 35 में 10 साल पहले बन जाए। मजबूरियां हैं इंडिया की, ऐसी कोई बात नहीं है, पॉवर्टी हाई है, सब सब कुछ है, लेकिन जो ये स्पीड है, और हर इंडियन अगर मोदी साहब के साथ चले, अपने मुल्क को प्यार करे, और अपना टैक्स दे और ईमानदारी से काम करे, तो ये डेवलप्ड कंट्री बनना इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी तो यहाँ आके काम करते हैं, अपना दिमाग इनको देते हैं, ठीक है, हमें अवार्ड मिल जाते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं। तो हम वही कुछ चंद लोग यही विश करते हैं कि हर हिंदुस्तानी हमारी तरह ही सोचे, डिसिप्लिन हो, काम पे जाने का हो, मन से काम करे, अपना टैक्स ठीक से पे करे। ये चीजें जो है, इसके ऊपर अरे मेरे कोई आ रहा है, जी तो सॉरी, तो जी बस यही मेरा मैसेज है सबके साथ, मजा बिल्कुल। साहब। तो डॉक्टर साहब, मेरी भी यही ख्वाहिश है, जिस तरह आपने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए सोचा है, मैं भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के लोग हों, इसी तरह की आवाम हो और इसी तरह के लीडर हों, ताकि जिस तरह आप अब वहां पर एज ए इंडियन आपको प्राउड फील हो रहा है, मैं भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठकर अपने वतन, अपने मुल्क के लिए प्राउड फील करूं कि पाकिस्तान की भी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Well, Saab, thank you very much for inviting. I hope I could थैंक यू। do something for the viewers. Yeah. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay. Bye. Jai Hind. बाय।